हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शुरू करते हैं स्ट्रेन से। स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं या कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो चेंज आता है उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या उसके शेप में जो चेंज आता है, वो चेंज डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उनका रेशो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती वो भी बताएंगे आगे अगर इसके टाइप जब डिस्कस करेंगे, और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती। इसके 3 टाइप होते हैं। कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम शेयर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया इस तरह का कि ये एक्सटेंड करे, ठीक है, हमने इसको कहीं से अटैच करके एक्सटेंड करने की कोशिश की एफ फोर्स से, और ए अगर इसका एरिया है तो एफ बाई ए क्या होता है? स्ट्रेस। ठीक है, अभी हम स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, तो लेट्स एज्यूम कि इसकी लेंथ में जो इंक्रीज हुआ वो है डेल्टा एल, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है थी पहले वो है एल। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डेल्टा एल, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? एल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। सेम इसी तरह से अगर किसी भी बॉडी को कंप्रेस करते हैं हम, और उसकी वॉल्यूम में पहले वी वॉल्यूम थी, ये फोर्स लगा रहे हैं, वी वॉल्यूम थी, और डिक्रीज हो गए वी माइनस डेल्टा वी होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? डेल्टा वी। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मींस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। अच्छा, अब बात आती है शेयरिंग स्ट्रेन की। इसको ज़रा ध्यान से समझना। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जब स्ट्रेस, वैसे तो स्ट्रेस की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन में अगर बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है तब शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर करते हैं एक क्यूबिकल बॉडी है, उसका हम सिर्फ फ्रंट फेस देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस फेस, ए बी फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में, बी सी के ऊपर इस डायरेक्शन में, सी डी के ऊपर इस डायरेक्शन में, और ए डी के ऊपर इस डायरेक्शन में। ये चारों के चारों फोर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है और ये इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तभी ये चारों के चारों फोर्स बैलेंस्ड हैं। अगर ये फोर्स बैलेंस ना होंगे तो ये क्यूब जो है या तो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा या फिर किसी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। उस कंडीशन में हम स्ट्रेन या स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने की जो कंडीशन है वो ये है कि जो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हमेशा ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन को प्रोड्यूस ना करने वाला होना चाहिए। तो ये इसलिए चारों के चारों फोर्सेस बैलेंस हैं। तो इस केस में क्या होगा? ये बॉडी स्क्वीज कर जाएगी, इसका जो फ्रंट फेस है कुछ इस तरह से एलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा, इसको अगर हम रोटेट करके देखें इस एलोंगेटेड फेस को, तो ये किस तरह से बनेगा? अगर ये वाला बेस इसका फिक्स करके और फिर इसको ड्रॉ करें तो ये एलोंगेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये अगर ओरिजिनल बॉडी है ए बी सी डी, तो ये जो एलोंगेटेड फेस है ये हो जाएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ठीक है, अब इसमें डिफॉर्मेशन कितनी आई? जो इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स हमने इसके ऊपर लगा रखा था उसकी वजह से ये चेंज आया है। मैं इसको नाम दे देती हूँ डेल्टा एल, और मान लेते हैं कि ये क्यूब है, इसकी हर एक एज की लेंथ है एल। तो shearing strain क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड फेस। ये अगर फिक्स्ड फेस है तो इसका और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इस सरफेस का और फिक्स्ड सरफेस का एल, और जो ऊपर की सरफेस है जिसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है वो कितनी डिस्प्लेस हुई है? डेल्टा एल। तो शेयरिंग स्ट्रेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ
a surface under tangential force to the perpendicular distance of the displayed surface from fixed surface, ठीक है, और इसको हम shear भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी। अब बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अगर हमने और फोर्स लगाया ना और फिर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ेंगे तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप नहीं ला पाएगी। मान लो इलास्टिक ही है, रबर बैंड है, उसको उसके ऊपर हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं उस फोर्स को, वो एक लिमिट तक ही उस फोर्स को सहन कर पाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। वो अपर फोर्स की वो उस फोर्स की वो अपर वैल्यू जहाँ तक अगर हम उस फोर्स को छोड़ देते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और हुक्स लॉ क्या कहता है? द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। अगर जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगा किसी बॉडी में, जब तक कि इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती, क्योंकि हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट से ऊपर का अगर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी ब्रेक ही हो जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट से पहले जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी, डिफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, हम अप्लाइड फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले, चीज़ है। अच्छा, एक्सटेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना एक्सटेंड हुआ, कैसे मेजर करेंगे कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में फ्रैक्शनली कितना चेंज आया है। फ्रैक्शनली मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज़ को हम स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो हुक्स लॉ से क्या बोल सकते हैं? अगर एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड तो इसका मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यही हुक्स लॉ है, ठीक है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं ई। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रेन को इस तरफ लेके आएंगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसको प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये जरूरी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसे कि हम बताए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेस ई की यूनिट क्या हुई? जो स्ट्रेस की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? ना साइज पे, ना शेप पे, ना वॉल्यूम पे, ना लेंथ पे ऑब्जेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये 3 टाइप का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलरली जो हमने फोर्स लगाया है पर यूनिट एरिया, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। मान लो कि ये सिलेंडर है, इस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया है डिवाइडेड बाय इस कितने एरिया पे लगाया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। और स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे है यंग्स मॉडुलस में? कौन सा स्ट्रेन कंसीडर करना है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? सिलेंडर का अगर रेडियस है तो फोर्स बाय एरिया हो जाएगा फोर्स बाय पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एल बाय एल को ऊपर लेके जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस इनको तो एलोंगेट कर ही नहीं सकते, इनकी कोई एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही बॉडी की इलास्टिसिटी हम मानते हैं कि ज़्यादा है। जिस मटेरियल के लिए वाई की वैल्यू ज़्यादा है उस मटेरियल की इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। और अगर किसी मटेरियल टेम्परेचर अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से उस मटेरियल का जो नेचुरल वाई था उससे कम यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जाती है, नेचुरल वाई से कम वाई की वैल्यू हो जाती है, ठीक है।
और अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्यों होगी? परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब उसके ऊपर हम चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें, जो चेंज इन लेंथ होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर चेंज इन लेंथ यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल्स टू समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए रिजिड बॉडी के लिए y की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? b इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस में था नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस में है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेस लगेगा वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये शेप में चेंज आ रहा है, इसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स बाय दिस एरिया, एरिया क्या है? 4πr²। और वॉल्यूम अगर पहले v थी, बाद में कंप्रेस हो गई ये बॉडी और वॉल्यूम हुई v माइनस डेल्टा वी, तो चेंज कितना आया? माइनस डेल्टा वी। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा बी बाई वी। तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? माइनस एफ वी बाई ए डेल्टा वी। ठीक है, माइनस साइन है तो ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुई है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, फर्दर बी जो है बल्क मॉडुलस जो है वो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मटेरियल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों मटेरियल्स की वॉल्यूम तो चेंज हो सकती है, लिक्विड की भी गैस की भी। जैसे गैस सिलेंडर्स में हम जितना चाहे कंप्रेस या एक्सपेंड कर सकते हैं गैसेस को, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस गैस में भी प्रोड्यूस हो सकता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, इसलिए बल्क मॉडुलस इन तीनों मटेरियल्स का होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। सॉलिड में जो बल्क मॉडुलस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है उसकी वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। ठीक है, फोर्स ज़्यादा, डेल्टा वी कम, बी की वैल्यू ज़्यादा। नेक्स्ट, लिक्विड में फोर्स के मुकाबले थोड़ा कम, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, तो बी लिक्विड जो है वो सॉलिड से थोड़ा छोटा होता है। फर्दर गैसेस में तो वॉल्यूम का चेंज डेल्टा वी इतना ज़्यादा होता है कि इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, सॉलिड को और बी गैस को, तो इसलिए बल्क मॉडुलस ऑफ गैस सबसे छोटा होता है और बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी और परफेक्टली रिजिड सॉलिड उसके लिए इनफाइनाइट होता है। सेम वही केस, परफेक्टली रिजिड है तो कितना भी फोर्स लगाते जाओ जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो ही रहेगा। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक टर्म और आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जस्ट बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? बल्क मॉडुलस की अपोजिट, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो हाँ हम ये यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस इन दोनों की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि स्ट्रेस की यूनिट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं, तो मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की यूनिट है। थर्ड जो टाइप है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, किसी उसकी जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है उसकी सरफेस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो होती है डेल्टा एल, और उस सरफेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एल। इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना कि इस सरफेस के ऊपर हमने अगर फोर्स लगाया है तो ये कितना डिस्प्लेस हुई? डेल्टा एल, और इसका फिक्स्ड सरफेस से डिस्टेंस कितना है? एल। तो इन दोनों का रेशो होता है स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस तो वही रहेगा फोर्स बाय एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, नेक्स्ट, जो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो भी सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो लिक्विड और गैस उन दोनों में ही नहीं हो सकता। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में ये रिलेशनशिप है, जी इज इक्वल्स टू वाई बाई 3। इसका मतलब जी जो है हमेशा वाई से छोटा ही होता है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर हम देखें तो। ठीक है, सो थैंक यू।